Hello everyone, I'm Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be resuming the 8th poem from your Beehive book, which is titled On Killing a Tree. It is written by the Indian poet Gieve Patel. But before we resume the poem and begin with the explanations of stanzas and everything, I would like to recommend and request you to do two things. फर्स्ट वन बीइंग आप हमारे चैनल को लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इम्पॉर्टेंट लेक्चर और वीडियो दैट्स पोस्टेड ऑन दी चैनल. ओके, आप कुछ भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिस नहीं करेंगे. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी बुक और नोटबुक अपने साथ लेके बैठें, जिससे कि आपके पास जब रिवाइज करेंगे आप इस चैप्टर को तो आपके पास नोट्स होंगे जो कि आप वीडियो देखते देखते साथ के साथ बनाते रहेंगे. ट्रस्ट मी, जब आगे जाके आप चैप्टर रिवाइज करेंगे इट विल बी रियली टाइम सेविंग एंड काफ़ी हैंडी प्रूव होगा. ओके, सो एज आई टोल्ड बिफोर दैट दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में हम पोएम का सेंट्रल थीम, फर्स्ट टू स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. हमने समझा था फर्स्ट पार्ट में कि इस पोएम में ऑन किलिंग अ ट्री, विच इज़ ऑल्सो वेरी एविडेंट बाय द टाइटल इटसेल्फ, कि पोएट इसमें ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ट्री को किल करने के बाद बात कर रहे हैं, राइट. एंड सिंस उन्होंने किल वर्ड यूज़ किया है ट्री के लिए, तो वो ये चीज़ भी इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो ट्री है वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट नहीं है. ट्री जो है वो भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें भी जान होती है, ट्रीज़ में भी लाइफ है, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है. और उनको वो उनकी फीलिंग्स को और उनकी जर्नी को वो समझा रहे हैं इस पोएम के थ्रू, कि जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किल करने में एक ट्री को, ठीक है, वो ये नहीं बोल रहे कि ट्री को ब्रेक करने में, डैमेज करने में, किल करने में, बिकॉज ही इज ट्रीटिंग ट्रीज एज अ लिविंग थिंग. ओके, तो वो बोलते हैं कि पहली बात, ट्री को किल करना आसान नहीं है, एक बहुत ही टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, एंड बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, राइट. इट हैज़ सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व और बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज ट्रीज जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आसानी से गिव अप नहीं करते. ओके, सेकेंड चीज़ वो क्या बोलते हैं कि जो आप छोटे छोटे जो ट्रीज पे एक्शंस आप करते हैं, ठीक है, उनसे ट्री को नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज ट्री में बहुत पावर है, वो उनको ओवरकम कर जाता है, ठीक है, और उनको सहते हुए वो अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करता है, राइट. वो बताते हैं हमें कि ट्रीज़ में भी फीलिंग होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी पेन होता है और उनको भी वूंड होते हैं. इवन ट्रीज गेट वूंडेड, राइट, उनको भी जख्म होता है, दर्द होता है, राइट. फर्स्ट टू स्टैंजाज में उन्होंने ये बताया कि एक सिंपल जैब से, सिंपल जैब ऑफ नाइफ, यानी कि एक सिंगल ब्लो से किसी भी एक्स के या नाइफ के ट्री को कुछ नहीं होने वाला, ट्री को आप नहीं किल कर सकते, ट्री डेड नहीं होगा, राइट. क्योंकि ट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत टाइम पीरियड में, बहुत टाइम लेके, ठीक है, धीरे धीरे ओवर दी ईयर्स, ओवर टेकिंग सो मैनी टाइम, ट्री जो है ग्रो किया है, राइट. एंड उस ग्रोथ प्रोसेस में उसने ट्री ने जो है अर्थ को कंज्यूम करा है, अर्थ के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हुए वो ग्रो करा है, एंड उसने नेचर की जो बाउंटीज़ हैं, ठीक है, और जो नेचर प्रोवाइड करता है, सनलाइट, एयर, वाटर, ठीक, सारी एनवायरनमेंट को कंज्यूम करके, ठीक है, ट्री ने ग्रो किया है. और उसका जो ग्रोथ प्रोसेस रहा है वो बहुत सालों का रहा है, एकदम से वो ओवरनाइट नहीं ग्रो किया है. एंड क्योंकि इतना टाइम और एफर्ट्स लगे हैं ट्री को ग्रो करने में और इतने न्यूट्रिएंट्स और एनवायरनमेंट से चीज़ें उसने ली हैं, इसलिए उसको किल करना आसान नहीं है. और इस यही वजह है कि एक सिंपल जैब से, ठीक है, एक सिंपल कट से, सिंगल ब्लो से ट्री को कुछ नहीं होगा, ट्री डेड नहीं होगा, राइट. वो ये भी बताते हैं कि अगर आप बार बार भी ब्लो करेंगे, एक्स को बार बार भी मारेंगे, तो उससे ट्री जो है चॉप होगा, ठीक है, ट्री कट होगा, बट उस कटिंग से भी, उस चॉपिंग से भी ट्री की डेथ नहीं होगी, ट्री किल नहीं होगा, बिकॉज वो प्रोसेस जो है बस ट्री को एक वूंड देंगे, एक जख्म देंगे, ठीक है, ट्री को पेन होगा, उसको जख्म मिलेंगे, बट वो जो उसके वूंड्स हैं, ठीक है, वो रिकवर हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, ट्री हील कर जाएगा, और जहाँ पे उसको वो कट लगे हैं, जहाँ पे उसको वूंड लगे हैं,
वहाँ से भी नए नए ट्विग्स, न्यू थिन छोटा छोटा ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस उगाएंगी, ठीक है, ग्रो कर जाएंगी, जो कि इवेंचुअली बड़ी ब्रांचेस में, बोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो मेन ब्रांचेस होती हैं। और ट्री जो है अगर उस पर ध्यान नहीं रखा गया, कट करने के बाद भी, चॉप करने के बाद भी, और उसकी ग्रोथ को नोटिस नहीं किया गया, ठीक है, उसको अनचेक्ड ग्रोथ होने दिया, ठीक है, अनकंट्रोल्ड उसकी ग्रोथ जो है होने दिया, तो एक टाइम के बाद ट्री वापस से अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, अपना फॉर्मर साइज ट्री जो है वो अक्वायर कर लेगा, जो कि एक फुल फ्लेश्ड ग्रोथ थी, ठीक है। तो अगर आप उसको कट भी कर देंगे, उसको बिल्कुल ज़मीन से भी काट देंगे, ठीक है, तब भी जो है ट्री वापस से ग्रो कर जाएगा और अपने प्रीवियस साइज में एक फुल फ्लेश्ड ट्री में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया फर्स्ट 2 स्टैंजास में कि सिर्फ हैकिंग से, चॉपिंग से, कटिंग से और जैब ऑफ नाइफ से ट्री को आप नहीं किल कर सकते, ट्री की डेथ नहीं होगी। हाँ, ट्री को चोट ज़रूर लग जाएगी, ट्री को वुंड्स हो जाएंगे, बट वो सब रिकवर कर जाएंगे बिकॉज ट्री बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो बहुत टाइम लेके और आराम से धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, एक सीड से प्लांट में और प्लांट से फुल फ्लेश ट्री में, ठीक है, इसलिए इतना आसान नहीं है उनको किल करना, राइट। तो ये छोटे छोटे प्रोसेस जो हैं, जो ह्यूमंस उन पे इन्फ्लिक्ट करते हैं एक्शंस, इन सब से बस उनको चोट लगेगी पर वो रिकवर करके दोबारा बड़े हो जाएंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट 2 स्टैंजास हैं उसमें वो हमें बताते हैं, इनिशियल फेज में उन्होंने ये बताया कि क्या क्या करने से ट्री जो है नहीं किल होगा, ट्री को डेथ नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वो बताएंगे कि ट्री को किस एक्शन से डेथ मिलेगी, ओके। सो लेट्स रीड व्हाट डज द थर्ड स्टैंजा सेज। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So, ये आपका थर्ड स्टैंजा है, इसकी स्टार्टिंग उन्होंने की है, गीव पटेल ने की है नो से। नो क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली जो उन्होंने फर्स्ट 2 स्टैंजाज में एक्शंस डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें करते हैं, ठीक है, वो उनको मना कर रहे हैं बिकॉज वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, किलिंग अ ट्री, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो मैंने पहले हमने जो 2-3 चीज़ें डिस्कस करी हैं, हमने जो प्रोसेस डिस्कस करे हैं इनिशियल 2 स्टैंजाज में, उनसे काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली वो नो कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, हैकिंग के लिए, चॉपिंग के लिए, ठीक है, कट के लिए, या जैब ऑफ नाइफ बोला था ना उन्होंने, तो जैब ऑफ नाइफ कहते हैं इन सब चीज़ों से नहीं, ये चीज़ें जो हैं इनसफिशियंट हैं, नो दिस वोंट डू, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इनसफिशियंट है, दे वोंट बी इनफ टू किल अ ट्री, ट्री की डेथ ऐसे नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं कि कैसे होगी। नाउ ही इज टेलिंग कि नहीं, उससे नहीं होगा, कैसे होगा, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। रूट इज टू बी पुल्ड आउट मतलब जो रूट है, जो ट्रीज की जड़ें हैं, उनको आपको उखाड़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली इस लाइन में वो क्या बोल रहे हैं कि आपको ट्री को अपरूट करना पड़ेगा, ठीक है। अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ना, रूट को उखाड़ देना, तो आपको ट्री को अपरूट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ट्री जो है उसकी डेथ हो जाए। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, आप रूट को उखाड़ोगे एंकरिंग अर्थ में से। एंकर क्या होता है? एंकर आई एम श्योर आपने सुना होगा, अगर यूजुअली हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि जब शिप्स जो है हार्बर पे होते हैं तो उनको एंकर से, ठीक है, एक चेन होता है और उसके आगे ऐसा एंकर होता है, ठीक है, जिसको बांध देते हैं, तो वो उनको शिप को कहीं जाने नहीं देता, उनको बांधे रखता है शोर से, ठीक है, डेक से। तो वो यही बोलते हैं कि एंकरिंग अर्थ से, कि जिस तरह से शिप को एंकर जो है वो रखता है उसमें डेक्स पे, ठीक है, डेक पे रखता है, शोर पे रखता है, कहीं जाने नहीं देता, उस तरीके से रूट्स जो है वो अर्थ में है और रूट्स जो है एंकर की तरह काम कर रही हैं ट्रीज के लिए, जो उनको कहीं जाने नहीं देती, ट्री को टिकाए रखती हैं, अर्थ पे मजबूती से खड़ा रखती हैं, ठीक है। एंड सो दिस फ्रेज एंकरिंग अर्थ, दिस इम्प्लाइज ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ, कि ट्रीज जो है वो बहुत अच्छे से सिक्योर्ड रूप में, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली अर्थ के अंदर जो है रूट्स की वजह से खड़े रहते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है ट्रीज की वो मेंटेन रहती है, राइट।
तो इसलिए बोलते हैं कि उसको वो जो एंकरिंग अर्थ है उससे आपको पुल आउट करना पड़ेगा रूट्स को, ठीक है, बाकी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, कि उसको रोप करना पड़ेगा, उससे रस्सियों से बांधना पड़ेगा आपको ट्री को, ठीक है, रस्सियों से बांधना पड़ेगा, ठीक है, रोप्ड, रस्सी लगाना, बांधना एंड पुल आउट, एंड तब आपको उसको पुल आउट करना पड़ेगा, एंड स्नैप्ड आउट, ठीक है, पुल आउट करना पड़ेगा और चॉप करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप इतना बड़ा ट्री होता है आप उसको एकदम से नहीं निकाल पाओगे, तो कट करना पड़ेगा और जो बचा हुआ है उसको रोप करके टाई करके फिर आप उसको उखाड़ोगे, ठीक है, और पुल्ड आउट एंटायरली, ठीक है। या तो आप उसे कट करके निकालो कि पहले आपने जो, जैसे ये आपका ट्री है, ठीक है, तो पहले आपने इसे यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, इतना पोर्शन बचा फिर इसको बांध के रोप से और फिर रूट सहित इसको पुल आउट कर लिया, या फिर पुल आउट एंटायरली कि बिना चॉप करे बिना कट करे आप उसको पूरे ही ट्री को एक ही बार में आप उसे खींच के निकाल लीजिए, पुल कर लीजिए रोप के हेल्प से। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव क्या है, बेसिकली जो ट्री की रूट्स हैं, ठीक है, ये ट्री है, राइट, जितना ही ये ऊपर है, ठीक है, उसके से थोड़ा ही ये कम ये नीचे भी है, ठीक है, यहाँ पे ये अर्थ हो गई, इससे नीचे इसकी ये रूट्स हैं, राइट। तो ये जब रूट्स निकल जाएंगी, ये जो रूट्स हैं अर्थ में ये कुछ स्पेस ले रही हैं, कुछ वॉल्यूम ले रही हैं, राइट। तो जब आप इन ट्री को उखाड़ दोगे तो ये जो पूरा रूट्स बाहर निकल जाएंगी, तो अर्थ में ये जो चीज़ है ये एम्प्टी स्पेस बन जाएगा, राइट, एक कैविटी बन जाएगी, एक पिट बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, लार्ज होल बन जाएगा, राइट, जो कि एक गड्ढा बन जाएगा बहुत सारा। तो ये एक तरह से केव हो गई अर्थ में, ठीक है, जब वो पुल आउट हो जाएगी आउट फ्रॉम द अर्थ के। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको उन्होंने अर्थ के बोला है, जहां पे रूट सिक्योर्ड है अर्थ के अंदर ट्रीज की, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मतलब रिवील्ड, रिवील्ड या फिर अनकवर्ड, ठीक है। वो बोलते हैं कि जब आप उसको ट्री को उखाड़ दोगे, एंटायरली निकाल दोगे, ठीक है, तो जब यहाँ से आप निकाल दोगे तो एक तो अर्थ के अंदर ये कैविटी बन जाएगी, ये अर्थ का केव स्ट्रक्चर सॉर्ट बन जाएगा, एंड जब वो बाहर निकल जाएगा तो ये जो ट्री का स्ट्रेंथ है, ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, वो किसको बोल रहे हैं, वो रूट्स को बोल रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, ठीक है, कि जो रूट्स हैं वही ट्री की स्ट्रेंथ है। हमने बताया भी कि उन्हीं ने जो है एंकर कर रखा है ट्री को अर्थ के अंदर, तो वो जो ट्री की स्ट्रेंथ है रूट्स वो एक्सपोज हो जाएंगी जब आप बाहर निकाल दोगे, राइट, रिवील हो जाएंगी, अनकवर हो जाएंगी। अनकवर क्यों हो जाएंगी, बिकॉज जब ट्री खड़ा रहता है तब हमें रूट्स नहीं दिखती ट्री की, राइट, जब आप उसको पुल आउट करोगे तब वो पर रिवील हो जाएंगी, ठीक है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द सोर्स, सोर्स मतलब जो सोर्स ऑफ पावर है ट्री का, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, विच इज रूट्स, बिकॉज रूट्स के थ्रू ही जो हमने बताया कि ट्री जो है बड़ा हुआ है अर्थ को कंज्यूम करके, अर्थ के न्यूट्रिएंट्स लेके, वो एक्चुअली में रूट्स के थ्रू ही तो लिए हैं उसने, सब कुछ ने, वाटर जो है न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से उसने लिया है, रूट्स के थ्रू कंज्यूम करा है, तो वो जो स्ट्रेंथ है उसकी वो एक्सपोज हो जाएगी, विच आर वाइट एंड वेट, वाइट एंड वेट आर द रूट्स, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो सोर्स है, जो ट्री के स्ट्रेंथ का सोर्स है, विच इज वाइट एंड वेट, वो एक्सपोज हो जाएगा। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है एंड छुपा हुआ है बहुत सालों से अर्थ के अंदर, राइट। सो दिस वॉज द थर्ड स्टैंजा, ओके। इसमें हमें पोएट ने बताया, गी पटेल ने बताया कि जो हमने पहले जो डिस्कस किए हैं एक्शंस, उनसे ट्री को आप नहीं किल कर सकते, उससे ट्री की डेथ नहीं होगी। इस स्टैंजा में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ट्री की डेथ किस एक्शन से होगी, एंड दैट विल बी बेसिकली पुलिंग आउट, क्योंकि ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो रूट से आती है, ठीक है, इसलिए आपको उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, आपको पुल आउट करना होगा अर्थ से ट्री की रूट्स को, ठीक है, और उसकी वजह से अर्थ के अंदर एक कैविटी बन जाएगी, अर्थ का केव टाइप स्ट्रक्चर वहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड जो ट्री की रूट्स हैं जो कि उसका सोर्स रही हैं, विच आर वाइट एंड वेट एंड सेंसिटिव एंड विच हैव बीन हिडन फॉर ईयर्स इन द अर्थ, राइट, वो एक्सपोज हो जाएंगी, वो अनकवर हो जाएंगी, ठीक है, एंड इस तरीके से जो है ट्री की डेथ हो जाएगी। फाइन, सो दिस वॉज द थर्ड स्टैंजा।
अब हम अगर इसकी राइम स्कीम की बात करें तो हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टू स्टैंजाज में भी, ठीक है, लास्ट अपनी वीडियो में, कि इस पोयम में कोई राइम स्कीम नहीं है। बिकॉज हम राइम स्कीम डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, वी इनिशियली हम मार्क करते हैं एंड वर्ड्स अपने स्टैंजाज के। तो स्टैंजा में जितनी भी लाइन, अगर हम उसके एंड वर्ड को देखेंगे तो आउट, अर्थ, टाइड, आउट, एंटायरली, केव, एक्सपोज्ड, वेट, हिडन, अर्थ। तो बहुत ही हैफेजेड मैनर में जो है राइम जा रहा है, हर लाइन का एंड वर्ड्स किसी भी एक सिस्टमैटिक मैनर में राइम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस स्टैंजा की भी, जस्ट लाइक दी ऑल दी अदर स्टैंजाज ऑफ द पोएम, इस स्टैंजा की भी कोई राइम स्कीम नहीं है। एंड दिस स्टैंजा 2 हैज बीन रिटन एज अ फ्री वर्स, ठीक है, ये फ्री वर्स की तरह लिखा गया है। इस स्टैंजा की कोई राइम स्कीम नहीं है। फाइन, देयर इज नो पर्टिकुलर राइम स्कीम। So the poetry device which has been used here is first one being alliteration. I am sure आप सब alliteration से familiar होंगे। alliteration क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो साथ साथ आ रहे होते हैं उनकी बिगनिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। रिमेंबर, कॉन्सोनेंट साउंड। सो यहाँ पे alliteration कहाँ पे यूज हुआ है? यहाँ पे alliteration यूज हुआ है आपकी थर्ड लास्ट लाइन में, वाइट एंड वेट, वाइट वेट, वाइट वेट। तो यहाँ पे W साउंड जो है, ठीक है, उसका रेपिटेशन हुआ है एंड हेंस alliteration हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है? जब एक सेंटेंस जो है एक लाइन में स्टार्ट होता है स्टैंजा की, बट वो उस लाइन में ना खत्म होके एक से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू कर जाता है, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम एंजैबमेंट बोलते हैं। सो बेसिकली एंजैबमेंट इज व्हेन वन सेंटेंस कंटिन्यूज टू 2 और मोर लाइन्स, राइट। जब एक सेंटेंस स्टार्ट तो होता है एक लाइन में, पर वो उस लाइन में खत्म नहीं होता और दूसरी लाइन तक कंटिन्यू कर जाता है। यहाँ पे जो लास्ट 2 लाइन्स है वहां पे आपका एंजैबमेंट यूज हुआ है। कैसे? द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, राइट, यहाँ पे कोई एंड नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ और कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, ठीक, जो हमें इंडिकेट करे कि सेंटेंस एंड हो रहा है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द ईयर। तो हिडन फॉर ईयर्स बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन में है, बट यहाँ पे लाइन चेंज हो गई है, स्विच हो गई है एंड नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर गया है, इसलिए जो यहाँ पे है एंजैबमेंट यूज हुआ है। ओके, द लास्ट पोएट्री डिवाइस यूज्ड हियर इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? जब कोई भी एक लाइन या फ्रेज रिपीट होता है, राइट। एंड रिपीट क्यों होता है? बिकॉज जब पोएट को किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना होता है, किसी सेंटेंस पे या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, उसकी रिपीटेशन होती है, राइट। हम किसी बात को बार बार तभी दोहराते हैं जब वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेपिटेशन हुआ है पुल्ड आउट वर्ड का, राइट। पुल्ड आउट यहाँ पे 3 टाइम्स यूज हुआ है। यहाँ पे एक तो फर्स्ट पुल्ड आउट एंड देन पुल्ड आउट एंड देन पुल्ड आउट, राइट। तो 3 टाइम्स यहाँ पे पुल्ड आउट यूज हुआ है। तो ये रेपिटेशन यहाँ पे पोएट्री डिवाइस यूज हुई है। एंड क्यों उन्होंने पुल्ड आउट को रिपीट किया है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज दैट पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द अर्थ एंड एक्सपोजिंग द रूट्स ऑफ द ट्री इज द ओनली वे टू किल अ ट्री। एंड यही हमारे पोएम का टाइटल है, इसी के अराउंड पोएम रिवॉल्व भी करती है, that how to kill a tree, right, on killing a tree, what happens on killing a tree and how to actually kill a tree. This is what the poem is all about, right. So इसको pulling out को उन्होंने इसलिए emphasize किया है because वो बताना चाह रहे हैं कि pull out करना ही एक तरीका है जिससे कि आप ट्री को किल कर सकते हो, आप इंश्योर कर सकते हो कि ट्री जो है डेड हो जाए, राइट। अगर आप यहाँ से भी अगर ट्री को आप कट कर दोगे और रूट्स छोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ से भी कट कर दिया बिल्कुल ग्राउंड से भी, पर रूट छोड़ दिया, तब भी जो है ट्री रूट्स जो है वापस से ग्रो कर जाएंगी और ट्री में वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए पुलिंग आउट द रूट इज द ओनली वे दैट यू कैन किल अ ट्री एंड हेंस द रीजन दिस phrase has been repeated 3 times in this particular stanza. Okay, so with this we conclude the third stanza. आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है आप नोट कर लीजिए, I'll step aside. आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम which also happens to be the last stanza. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done.
सो फोर्थ स्टैंजा में पोएट गी पटेल क्या बताते हैं? उन्होंने सिर्फ प्रीवियस स्टैंजा में बताया कि कैसे यू विल किल अ ट्री, राइट। फर्स्ट टू स्टैंजा से बताया था कि क्या क्या करने से भी ट्री की डेथ नहीं होगी। थर्ड स्टैंजा में बताया कि क्या करने से फाइनली ट्री की डेथ होगी, हाउ विल यू इवेंचुअली सक्सीड इन किलिंग अ ट्री। फोर्थ स्टैंजा में बता रहे हैं कि जो आप थर्ड स्टैंजा में जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, जब आप उसको कैरी आउट कर लोगे, तो इवेंचुअली ट्री की डेथ कैसे होगी, ट्री जो है कैसे सफ़र करेगा और ट्री क्या क्या चीज़ों से गुजरेगा, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, कि देन मतलब आफ्टर यू हैव पुल्ड आउट द रूट्स ऑफ द ट्री फ्रॉम द अर्थ, राइट। पुलिंग आउट के बाद जब ट्री की जो रूट्स हैं, जो कि सोर्स है उसके न्यूट्रिएंट्स का, जो कि उसकी लाइफ है, ठीक है, जब आपने उसके सोर्स ऑफ पावर को पुल आउट कर लिया है, नाउ इट इज एक्सपोज्ड, इट्स अनकवर्ड, ठीक है, उसके बाद बस थोड़ा सा ही बात रह जाती है, बस एक मैटर रह जाता है कुछ टाइम का, जहाँ क्या होता है, ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, ठीक है। स्कॉचिंग मतलब वेरी हॉट, ठीक, इन सन एंड एयर। तो बोलते हैं कि जब एक बार रूट्स निकल गई ट्री की, तब तो बस फिर थोड़ा सा बात रह जाती है कि उसके चोक होने की। चोक कब होते हैं? चोक यूजुअली ह्यूमंस होते हैं या लिविंग बींग्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, राइट। सो चोकिंग इज वन फेज जब आप ब्रीथ नहीं कर पाते, यू आर अनएबल टू ब्रीथ, राइट। तो यहाँ पे वो ट्रीज के लिए भी चोकिंग यूज कर रहे हैं, बिकॉज द पोएट इज सेइंग कि वो भी एक लिविंग बीइंग है, और जब आप उसको उखाड़ देते हो जमीन से तो वो भी चोक करने लगता है, वो ब्रीथ नहीं कर पाता, ठीक है, बिकॉज वो ब्रीथ करता है रूट्स के थ्रू, राइट। एंड रूट्स उसकी अलग हो चुकी हैं तो उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। एंड स्कॉचिंग मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, और ड्राई अप होने लगता है वो इन सन एंड एयर, ठीक है, और हवा से और सूरज से, ठीक है, सनलाइट की वजह से, सन रेज की वजह से वो बहुत गर्मी हो जाती है, एंड वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, वाटर भी नहीं ले पा रहा है, बिकॉज उसके रूट्स जो हैं वो अब कनेक्टेड नहीं है अर्थ से, ठीक है। सो बेसिकली स्कॉचिंग एंड चोकिंग रिफर्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर इट्स बीइंग अपरूटेड, ठीक है। अप्रूव होने के बाद जो ड्राइंग अप होता है ट्री का, उसको स्कॉचिंग एंड चोकिंग के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं पटेल, ठीक। तो हवा और पानी में उसको चोकिंग होती है, स्कॉचिंग होती है, ब्राउनिंग होती है। ब्राउनिंग क्यों? बिकॉज जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो ड्राइड हो जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर होता है ना ट्री का, उसके लीव्स का, तो वो ड्राई अप हो जाता है और जो ट्री होता है वो ब्राउन होने लगता है, ठीक है, उसका कलर चेंज होने लगता है। आपने देखा भी होगा जो सूखी लकड़ी होती है वो ग्रीन नहीं होती, वो ब्राउन होती हैं। लीव्स भी और ब्रांचेस भी, ट्विग्स, सब चीज़ें जो हैं वो ब्राउन होती है, कुछ भी ग्रीन नहीं बचता, कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। हार्डनिंग क्यों? क्योंकि जो टेंडर लीव्स होती हैं, जो टेंडर ब्रांचेस होती हैं, जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उनका जो वाटर है वो सूखने लगता है और उस वजह से ट्री जो है और उसकी जो लीव्स हैं सब कुछ जो है वो हार्ड होने लगता है। ट्विस्टिंग, क्योंकि पानी सूखने लगता है तो जो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं वो स्ट्रेट नहीं रह पाती, वो मुरझा जाती हैं, ठीक है, वो मुड़ जाती हैं। विदरिंग मतलब मुरझाना, ठीक है। सो क्योंकि वाटर तो वो ले नहीं पा रहा है, वो चोक कर रहा है, और स्कॉचिंग है, ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत हॉट हो चुका है, ठीक है, और उस वजह से उसका वाटर जो ऑलरेडी प्रेजेंट उसका वाटर कंटेंट है वो भी सूख रहा है, जिसकी वजह से ब्राउनिंग हो रही है, हार्डनिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, विदरिंग हो रही है, वो मुरझा रहा है। एंड देन इट इज डन। व्हाट इज डन? क्या वो बोल रहे हैं? इट इज डन इज बेसिकली द किलिंग ऑफ ट्री, कि इस तरीके से जो ट्री है वो मर जाता है, जो किलिंग है ट्री का वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है, एंड हेंस इट इज डन, हेंस फाइनली द ट्री इज किल्ड, द ट्री इज डेड, द ट्री नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब ट्री नहीं रिकवर करेगा, अब ट्री नहीं, वूंड उसके हील होंगे, ठीक है, वो वापस से हील होके रिकवर करके दोबारा नहीं ग्रो कर पाएगा। ट्री का जो लाइफ है वो अब एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, फाइन। और कैसे कैसे एंड हुआ यही उन्होंने फोर्थ स्टैंजा में मिस्टर गी पटेल ने हमें समझाया है, फाइन। तो इस
पूरे प्रोसेस को समझाने के थ्रू, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, उसको पर्सोनिफाई करके, एक एक्सटेंडेड पर्सोनिफिकेशन यूज करके, ट्रीज को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करके, एंड इनफैक्ट दैट्स ट्रू कि ट्रीज में भी लाइफ होती है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को नकार नहीं सकते। तो उस चीज़ को हाईलाइट करके जो पोएट हैं वो हमें सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं फॉर दी किलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। वो एक रीडर्स में, हम में और आप में एक इमोशंस जो हैं वो इन्वोक करना चाह रहे हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और हमें सेंसिटिव करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द किलिंग ऑफ ट्रीज, टुवर्ड्स द डिफॉरेस्टेशन, टुवर्ड्स द अपरूटिंग ऑफ रूट्स, ठीक है। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि ट्रीज में भी लाइफ होती है, और वो जो हम उनके साथ करते हैं, ट्रीज़ के साथ जो एक्शंस हम उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं, जो टॉर्चर हम ह्यूमंस उन ट्रीज़ के ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं, उनकी वजह से उन्हें कैसे कैसे सफ़र करना पड़ता है, वो क्या क्या जो है टॉलरेट करते हैं, ठीक है, क्या क्या उनको सहना पड़ता है, ठीक, वो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं, और उन्होंने उसके थ्रू हमें बताया है कि ट्रीज़ को कितना पेन होता है, और वो कैसे धीरे धीरे जो है उनकी डेथ होती है। इस प्रोसेस को डिटेल में समझा के वो हमें इमोशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और हमको बता रहे हैं कि ट्रीज़ में भी लाइफ होती है, इसलिए हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, उन्हें नहीं किल करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत सालों से अर्थ के न्यूट्रिएंट्स को लेके, सनलाइट, एयर, वाटर को कंज्यूम करके वो बड़े हुए हैं, वो एक सीड से प्लांट और प्लांट से ट्री हुए हैं। उन्होंने जो ग्रोथ है बहुत सालों में अचीव करी है, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग, रातों रात कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हमें उनकी लाइफ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, और हमें बेमतलब में ऐसे ट्रीज को नहीं कट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कट करना चाहिए। फाइन, so this was the last stanza, and just like all other stanzas and that we have already discussed कि इस जो stanza है उसकी भी कोई rhyme scheme नहीं है, इस entire poem की कोई rhyme scheme नहीं है, no rhyme scheme of the poem, and it has been written as a free verse। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सारे stanzas across the poem are written as a free verse। The poetic device used here is in the last stanza is enjambment, ठीक है। एंजायमेंट हमने समझा था कि जब एक सेंटेंस जो है एक लाइन में ना खत्म होके दो या दो से ज़्यादा लाइन में एक्सटेंड हो जाता है, उसे एंजायमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे, सो दिस एंटायर स्टैंजा इज बेसिकली वन सिंगल लाइन। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, twisting, withering, and then it is done. So basically this is one single line, this entire stanza, and hence one sentence has been spanned across, has been extended to the 6 lines of this stanza, ठीक है। इसलिए ये पूरा जो stanza है उसमें enjambment use हुआ है, and that is the only poetic device which has actually been employed in this particular stanza by the poet। Okay, so this was the final stanza। आपको कुछ नोट करना है या फिर आपको अपने नोट्स स्क्रिबल करने हैं, जैसा मैं डिस्कस किया था कि आप साथ साथ जब हम वीडियो देखते हैं, ठीक है, जब हम समझते हैं स्टैंजास को, आप अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेनेशन जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रिबल कर सकते हैं, विच विल बी रियली हैंडी एंड टाइम सेविंग। जब आप चीज़ें रिवाइज करेंगे आगे जाके, आपको फिर से पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपके पास अपने नोट्स होंगे, ठीक है, आपके पास अपने बुलेट पॉइंट्स होंगे जिनको आप रेफर कर सकते हैं। फाइन, सो आई एम होपिंग आप अपने नोट्स जो हैं वो साथ के साथ बना रहे हैं, यू आर अपडेटिंग द नोट्स। ओके, सो आप बना लीजिए एंड देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थर्ड एंड द फोर्थ स्टैंजा। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। हमने ये चीज़ को समझा भी था, ठीक है, कि जो थर्ड स्टैंजा का बिगनिंग है वो जो फर्स्ट वर्ड है नो है, ठीक है, नो से बिगिन होता है। क्यों होता है? लेट्स रीड द आंसर। द पोएट गिव पटेल सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा टू एम्फसाइज दैट कटिंग एंड चॉपिंग विल नॉट किल अ ट्री, राइट। तो बेसिकली वो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा के कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में उन्होंने बात की थी कि चॉपिंग और कटिंग का क्या इफेक्ट होगा ट्री पे, ठीक है, तो उसी को वो फर्दर एम्फसाइज करने के लिए स्टैंजा 3 की बिगनिंग करते हैं वर्ड नो से, कि नहीं वो चीज़ें इनफ नहीं है टू किल अ ट्री। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। ये जो दोनों फ्रेजेस हैं आपके थर्ड स्टैंजा में आए थे, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज फ्रेजेस।
Anchoring earth refers to the roots of the tree that hold the tree securely from inside the earth. Right? कि वो उन रूट्स को, उन जड़ों को रेफर कर रहे हैं जो अर्थ के अंदर से ट्री को बांधे रखती हैं, होल्ड करे रखती हैं, एंड प्रोवाइड इट्स स्ट्रेंथ टू स्टैंड टॉल एंड ग्रो. एंड रूट से ही जो ट्री है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो सीधा खड़ा रहे इतना वजन होने के बावजूद भी. ठीक है, और उसी के रूट्स की वजह से ही वो ग्रो कर पाता है, बिकॉज रूट्स ही अर्थ के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं. फाइन. नेक्स्ट फ्रेज इज अर्थ केव. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रेज? अर्थ केव रेफर्स टू द पिट लाइक स्ट्रक्चर, जो गड्ढा जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है इनसाइड द अर्थ, विच कंटेन्स द रूट्स ऑफ द ट्री. राइट, कि जो स्ट्रक्चर, जो पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है अर्थ के अंदर जिसमें रूट्स होती हैं, ठीक है, जो होल्ड करे रखता है रूट्स को. हमने ये एक पिक्चर के थ्रू भी समझा था, ठीक है, एक ड्राइंग के थ्रू भी समझा था कि क्या अर्थ केव से पोएट कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है पिट लाइक स्ट्रक्चर, जो गड्ढा जैसा बन जाता है अर्थ के अंदर, ठीक है, सरफेस के अंदर अर्थ के, ठीक है, जहाँ पे रूट्स लाई करती हैं, जो रूट्स को कंटेन करे रखता है, जहाँ जो रूट्स को बाइंड करे रखता है, उस स्ट्रक्चर को अर्थ केव बोला है पोएट ने. ओके, सो दीज आर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बट उससे पहले आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए बोर्ड से. ओके, लेट्स नाउ डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? ये फ्रेज हमारे पोएट ने यूज किया है, उससे वो क्या कहना चाह रहे हैं? Well, roots are the strength of a tree through which it consumes the earth's nutrients, right? तो यहाँ पे जो strength है basically वो roots को refer कर रहे हैं, ठीक है? And roots are the strength of a tree through which, जिसके through जो है tree consume करता है earth के nutrients, ठीक है? इसलिए जो strength है वो basically roots हैं. So this phrase means that roots are uncovered when a tree is uprooted. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जब ट्री को अप्रूट करते हैं तो जो रूट्स होती हैं वो अनकवर हो जाती हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं, रिवील्ड हो जाती हैं, ठीक है, एंड दे आर नो लॉन्गर हिडन, एंड द रूट्स आर नो लॉन्गर हिडन. ठीक है, वो एक्सपोज हो जाती हैं, रिवील्ड हो जाती हैं, ना नो लॉन्गर हिडन. फाइन. द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? क्या चीज जो है ट्री को फाइनली किल करती है? ट्री की डेथ फाइनली कैसे होती है? Uprooting a tree finally kills it. ठीक है, ट्री को अप्रूट करना फाइनली ट्री को किल कर देता है. When roots of the tree are pulled out, it can no longer absorb earth's nutrients as it is detached from the earth. Right? जब ट्री की जो अप्रूटिंग कैसे किल करता है वो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब रूट्स जो है ट्री की को पुल आउट कर देते हैं तो ट्री जो है अर्थ से अब अटैच नहीं रहा, वो डिटैच हो जाता है अर्थ से, एंड इसलिए इट कैन नॉट एब्जॉर्ब अर्थ न्यूट्रिएंट्स एनी मोर, राइट, एंड हेंस फाइनली डाइज आफ्टर ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग. ठीक है, तो जब वो डिटैच हो जाता है अर्थ से, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अर्थ के न्यूट्रिएंट जिनके ऊपर ही, जिनकी वजह से ही जो ट्री सर्वाइव किया है, ट्री ग्रो किया है. ठीक है, एंड इस वजह से वो उसकी ब्राउनिंग होती है, हार्डनिंग होती है, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, एंड इट फाइनली डाइज. ओके, सो विद दिस क्वेश्चन वी कंक्लूड द final part of the poem, the 8th poem on killing a tree, which is written by Geet Patel. Right? This was the second part of this lecture. इसमें हमने third और fourth stanza के explanations को cover किया and also the questions based on these two stanzas. I hope you were able to understand everything that we have covered in this video, and if that is indeed the case, kindly like our video, share it with your friends, and do not forget to share your views via the comment section. ठीक है, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आती रहे रिगार्डिंग अपकमिंग न्यू लेक्चर कंटेंट, न्यू वीडियोस जो हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम आवर एंड. थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर.